नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी जो अगस्त महीने के अंदर जो नेट का पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का जो पेपर था उसकी आंसर की यूजीसी ने जारी कर दी है। आंसर की के बाद आज की जो 13 तारीख है, 12 बजे तक रात के लास्ट टाइम है अपने को आपत्तियां दर्ज कराने का। तो उससे पहले पहले अपन देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की जारी की यूजीसी या एनटीए ने, उसके बाद अपन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं। पूरे के पूरे भूगोल विषय के हम 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के साथ करेंगे कि भी कहाँ आपत्ति दर्ज हो सकती है। ये अपनी पूरी की पूरी क्लास 2 सेशन में चलेगी। पहले अपन 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन 50 क्वेश्चन का करेंगे। तो बिना देरी के आज की ये जो अपनी क्लास है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि से अभिप्राय उस स्थान से हैं जिसे पूर्व में प्रयोग किया गया है और वह परित्यक्त बन गया, उस स्थान को विकास के लिए प्रयोग करने से पूर्व सुरक्षित बनाना होगा। अब ये अलग अलग स्थानों के बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है साथियों ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड वो स्थान होते हैं साथियों जो अभी तक विकास के लिए कहीं भी काम नहीं लिए गए हैं, भविष्य में इनको काम लिया जाना है। और इन्होंने पूछा है कि जो पूर्व में प्रयोग किया जा चुका है और उसको अगर दोबारा प्रयोग में लेना है तो वो कौन से स्थान होंगे। तो इसके अंदर यूजीसी ने ब्राउनफील्ड स्थल को सही माना है और ये सही भी होगा, क्योंकि ब्राउनफील्ड स्थान वो होते हैं जो पहले किसी विकास कार्य या कोई औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रयोग किए जा चुके हैं और उसके बाद उन स्थानों को दोबारा से प्रयोग में लेना है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी जो पर्यावरणीय आंकलन भी करना पड़ेगा। उनके अंदर पहले जो किस वजह से वो स्थान है उनको वहाँ पे जो है उद्योग धंधे कारखाने वगैरह बंद कर दिए गए थे और बाद के अंदर वापस शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले उसकी सारी जांच प्रक्रिया है वो उससे गुजरना पड़ेगा। तो वो ब्राउन फील्ड स्थल होते हैं साथियों, ठीक है। और ये दो जो डमी डाले गए हैं, और इसमें ग्रीन फील्ड का भी ध्यान रखना, जो अभी विकास कार्य के अंदर काम में नहीं लिए गए हैं वो होते हैं ग्रीन फील्ड, विकास कार्य में काम नहीं लिए गए हैं, ठीक है। और ब्राउन फील्ड का आप समझ ही गए। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल था कि विपरीत शहरीकरण के विषय में सही कथनों की पहचान करें, यानी काउंटर अर्बनाइजेशन के बारे में यह सवाल पूछा गया है। काउंटर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अपने को देखने हैं 4 अपने को इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, लेकिन अपने को यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। अब पहला ऑप्शन था इसमें लोग बड़े शहरी क्षेत्रों से छोटे शहरी अधिवासों में जाते हैं, ये तो बात सही है। काउंटर अर्बनाइजेशन वो होता है साथियों कि शहरीकरण के विपरीत। अब क्या है, बड़े शहरों की ओर लोग जाएंगे तो शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर लोग वापस आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे विपरीत शहरीकरण हो जाएगा, यानी काउंटर अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में अपने को सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसके अंदर क्या है, काउंटर अर्बनाइजेशन का पूछा है तो लोग बड़े शहरी क्षेत्रों से छोटे शहरी अधिवासों में जाते हैं, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लोग छोटे शहरी क्षेत्र से बड़े शहरी अधिवासों में जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है और अपने को क्या है, काउंटर अर्बनाइजेशन के संदर्भ में देखना है। इससे अगला था कि इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय भविष्य में पुनर्जागरण हुआ है, ये बात बहुत सही है, क्योंकि जब बड़े शहरों से ग्रामीण अधिवासियों की तरफ लोग लौटेंगे तो वहां की जो जनसांख्यिकी है उसमें परिवर्तन आएगा, स्वाभाविक है। तो ये भी सही हो जाएगा काउंटर अर्बनाइजेशन के संदर्भ में। इससे अगला था कि इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय भविष्य में पुनर्जागरण हुआ, वहां क्यों होगा, क्योंकि वो तो अगर होता तो वो शहरीकरण के दौरान होता, ये तो अपन काउंटर अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये इसके अंदर देख सकते हो आप ए और सी इस ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा और यही शायद उसने यूजीसी ने माना है, ठीक है, ए और सी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल था 53 नंबर। 2022-23 के दौरान घरेलू पर्यटकों द्वारा दूसरा सबसे अधिक भ्रमण किया गया स्मारक था, सेकंड नंबर वाला पोजीशन वाला स्थान पूछा है। तो उसमें यूजीसी ने
जो माना है वो सूर्य मंदिर कोणार्क को माना है। ठीक है, अब साथियों इसमें पहला कौन सा है? पहला ताजमहल आगरा, ये पहला है और ये सेकंड नंबर का है। अगर आगे कभी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए, ये भी सवाल रिपीट हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्या एग्जामिनर सवाल क्वेश्चन वही रख देता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बदलाव कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर का पूछा गया, क्या पता अगली बार फर्स्ट वाला पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना, पहला है वो ताजमहल आगरा है और अभी जो अपने को पूछा है वो सूर्य मंदिर कोणार्क का पूछा है। तो इसके अंदर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल था वेबर से संबंधित, यानी औद्योगिक भूगोल से संबंधित सवाल था। इसके अंदर अपने को पूछा गया है कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन शब्दों का ध्यान रखा करो, क्योंकि ये गलतियां मैंने भी बहुत बार की है परीक्षाओं में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ क्या है, अपने को जो सही नहीं है उनको देखना है। ठीक है, इसके अंदर यूजीसी ने माना है तीसरा ऑप्शन है जो सही माना है। यदि दोनों कच्चे माल भार कम होने वाले हैं और बाजार समबाहु त्रिभुज पर है तो उद्योग के लिए आदर्श अवस्थिति बाजार होगी। ये गलत है इसका। ठीक है, अब अपन तीनों ऑप्शन और भी देख लेते हैं। उद्योगों की अवस्थिति में परिवहन, श्रम एवं समूहन प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसकी तो वेबर ने बात की है, इन तीनों कारकों की बात की है, तो ये सही हो जाएगा। यदि दोनों कच्चे माल भार कम होने वाले हैं और बाजार समबाहु त्रिभुज पर है तो उद्योग के लिए आदर्श अवस्थिति कच्चे माल के स्रोतों की ओर झुकते हुए त्रिभुज के मध्य होगी। अगर आपने वेबर का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक वो ट्राइंगल आ रहा होगा, त्रिभुज, जो इस प्रकार वेबर ने बताया है। ये रॉ मटेरियल फर्स्ट है, ये रॉ मटेरियल सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट है। अब जो क्या है कि ये दोनों क्या है, जो रॉ मटेरियल वाले स्थान है, यहाँ से जो अगर अपन सामान बाजार की ओर लेके जाते हैं तो उनका क्या वजन कम हो जाता है। मतलब कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, उस वो बाहर छिड़न वाले हैं, तो उसके लिए उद्योग की बेस्ट जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी। तो उसके लिए वेबर महोदय ने बताया है कि ये दो उद्योग है वो त्रिभुज के अंदर रॉ मटेरियल वाले स्थानों की ओर झुके हुए होंगे, यानी ये दूरी ज्यादा होगी और ये दूरियां कम होगी। ठीक है, इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज वेबर ने बताया है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये तो गलत है ही, क्योंकि दोनों कच्चे माल अगर भार कम करने वाले हैं तो त्रिभुज में उद्योग बाजार में कैसे होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा। अगर यहाँ पे अपन इंडस्ट्री लगाते हैं और ये भार कम करने वाले हैं दोनों रॉ मटेरियल, तो वहां तक ले जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कितनी आएगी। अगर मान लो 100 टन वजन लेके जा रहे हैं, उसमें अपने काम आ रहा है रॉ मटेरियल में से केवल और केवल बच रहा है 5 टन, तो कितना नुकसान होगा। क्यों ढोएंगे खाली वजन को अपन। तो इसलिए क्या है कि ये बाजार पे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है इसका सही नहीं पूछा है, तो इसमें ये 3 नंबर है ऑप्शन है वो क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा ऑप्शन था कि आइसोडोपेन एक रेखा है जो समान अतिरिक्त परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ती है। राइट बात है जी, समान परिवहन लागत वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहते हैं। ये वेबर ने भी बताया। कुछ आगे जो उद्योग के संबंधित और भी विद्वान हुए थे, टोड प्लांडर ने भी जिक्र किया है, हुवर ने भी जिक्र किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगले सवाल पे। अगला सवाल 55 नंबर। अगला सवाल था कि महासागरों की उच्चावच लक्षणों के बारे में सही कथनों की पहचान करें। यहां पे अपने को सही कथन देखने हैं कि भी इनमें कौन कौन से सही कथन है। तो इसके अंदर जो आरपीएस वो यूजीसी ने माना है, बार बार क्या आरपीएससी का नाम निकल के आ रहा है, लेकिन क्या है यूजीसी एनटीए ये जो ऑफिशियल आंसर की जारी करती है। तो यूजीसी ने जो माना है इसमें बी और सी को माना है। अब अपन एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सही कथनों का पूछा है तो टेलीग्राफ पठार और अल्बाट्रोस पठार क्रमशः उत्तरी अंटार्कटिक और दक्षिणी अंटार्कटिक में नहीं है भैया। टेलीग्राफ तो आप सही बता रहे हो अंटार्कटिक में, लेकिन अल्बाट्रोस है जो प्रशांत महासागर में है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कौन से महासागर में है? प्रशांत में।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कट हो गया। अपने को सही कथनों का चुनाव करना है। वोल्विस कटक अंगोला बेसिन को अगुलहास बेसिन से अलग करती है। देखो ये राइट है, क्योंकि वोल्विस कटक है ना साथियों, जिस तरह से अगर अपने मैप देखते हैं ना पूरा वर्ल्ड का, उसमें अगर अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं यूं, यहाँ पे क्या है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ नामीबिया और यहाँ अंगोला है, तो ये वोल्विस कटक यूं है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये है अंगोला बेसिन, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये वाला, इधर हिंद महासागर और इधर ये अटलांटिक, क्योंकि अफ्रीका के निचले इसे की बात करूं अंतरीप की, तो इससे इधर वाला एरिया है वो हिंद महासागर का है और इधर वाला अटलांटिक है। ये जो पूरी का पूरा बेसिन है इसको बोलते हैं अगुलहास बेसिन। ये अगुलहास बेसिन है और ये अंगोला बेसिन है, इसको ये वोल्विस कटक है जो अलग करता है। इसका मतलब ये राइट होगा। इसके बाद बात करें तो कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में है स्थित, ये भी सही है, कार्लसबर्ग हिंद महासागर में ही है। इसके बाद पूछा एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि एम्स्टर्डम और सेंट पॉल पठार है वो है हिंद महासागर में, ठीक है। इसका मतलब इसमें राइट ऑप्शन कौन कौन से होंगे, बी और सी, तो बी और सी बताए हैं यूजीसी ने। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 56 में पूछा है कि अवस्था को एक छोटे बाजार कस्बे जिसमें परंपरागत मूल्यों की अभी भी मान्यता है जबकि आधुनिक सुविधाओं का उदय भी प्रारंभ हो गया है के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या है कि अलग अलग अवस्थाएं दे दी, पोलिस, ईओपोलिस, बायोटेक्निक, टायरेनोपोलिस। ये ममफोर्ड महोदय की जो अवस्थाएं नगरों के विकास से संबंधित उन्होंने जो 6 अवस्थाएं बताई उससे संबंधित है। अब इसके अंदर पोलिस माना है यूजीसी ने, तो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें अवस्था होती है वो होती है ईओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रो, फिर मेगालो और फिर टायरेनो और फिर नेक्रोपोलिस। ये अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो यहां जिक्र ही कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। पहली हो गई ईओपोलिस, दूसरी हो गई पोलिस, तीसरी हो गई मेट्रोपोलिस, चौथी हो गई मेगालोपोलिस, और पांचवी हो गई टायरेनोपोलिस, और छठी हो गई नेक्रोपोलिस। ये 1938 के अंदर लेविस ममफोर्ड महोदय जो अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने नगरों के विकास की अवस्थाएं बताई है। तो क्या होता है कि ईओपोलिस में तो एक साधारण कस्बा सा होता है, और इन्होंने पूछा है कि एक छोटे बाजार कस्बे जिसमें परंपरागत मूल्यों की अभी भी मान्यता है, पुराने काम तो हो ही रहे हैं साथ में, लेकिन आधुनिक सुविधाओं का भी उदय हो चुका है। ये तो क्या है, जो अपने छोटे कस्बे होते हैं ना ईओपोलिस, वो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़े सा आधुनिक सुविधाओं का भी प्रारंभ हो जाती है ना, उदय हो जाता है, तो उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है पोलिस साथियों। तो पोलिस के बारे में अपने पूछा है, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपोलिस में एक अच्छा खासा नगर बन जाता है, और मेगालोपोलिस में ये चरम अवस्था है नगर की, ठीक है। फिर टायरेनो, फिर नेक्रो, इनमें क्या है, अवसान की तरफ नगर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें पोलिस पूछा है, तो पोलिस के बारे में तो पोलिस सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल होगा अपना 57 में पूछा था कि एज सिटी जो शब्द है वो किसके द्वारा रचा गया है। तो ये साथियों गेरियू महोदय के द्वारा रचा गया है, ठीक है। ये कुछ सीधे तथ्यात्मक सवाल है, इसमें भी गेरियू माना है। गेरियू कौन थे, अमेरिकी पत्रकार थे, लेखक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, 1991 में, उसमें इस शब्द का जिक्र किया है। उस किताब का नाम है एज सिटी लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, ठीक है। एज सिटी
लाइफ ऑफ द न्यू फ्रंटियर नाम से किताब लिखी थी गैरियो मोदे ने। उस किताब के अंदर एज सिटी शब्द का जिक्र किया है। अब क्या एज सिटी होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है कि वो बड़े महानगर होते हैं, उनके बाहरी इलाकों में कई छोटे शहर बस जाते हैं, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, जो अपने आधुनिक शहरी विकास का कह सकते हैं, इसको एक मॉडल है। ये आधुनिक जो शहरी विकास है उसका मॉडल है, क्योंकि जैसे बॉम्बे दिल्ली जैसे शहर है, अब जैसे दिल्ली है इसके बाहर नोएडा बस रहा है, बॉम्बे के आसपास भी कुछ छोटे शहर बस रहे हैं, वहां पर सुख सुविधाएं सारी है, उनको एज सिटी कहते हैं, यानी बड़े महानगरों के। और इसका शब्द का जो है वो अमेरिका का विद्वान था गैरियो मोदे, जिसने 1991 के अंदर अपनी एक किताब लिखी थी एज सिटी लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, ठीक है, उसके अंदर इसका जिक्र किया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फटाफट चलते हैं क्योंकि सवाल ज्यादा है और आज इसके ऑब्जेक्शन भी लगने हैं। 58 नंबर जो सवाल है साथियों, यह था कि सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान कीजिए। इसके अंदर एक तो अपने को दे दिया बर्टलैंड, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और सतत विकास। ये तो थोड़ा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। इसके अंदर राइट माना है 2 को, ठीक है। अब देख लेते हैं बर्टलैंड कमीशन। बर्टलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपको पता हो तो, 1987 के अंदर, ठीक है। 1987 में इसकी एक रिपोर्ट आई थी, हमारा साझा भविष्य, यानी ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो बर्टलैंड के हमारा समान भविष्य, यहां समान लिख दिया। यहाँ क्या हिंदी बहुत बिगड़ी होती है इन पेपरों की। उसके बाद अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए था, ठीक है। पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्य। पेरिस समझौते के अंदर अपन लोगों ने 1.5 डिग्री तक सीमित करना था भूमंडलीय तापमान को इस शताब्दी के अंदर, ठीक है। और फिर बचता है एक सतत विकास, इसके 5 स्तंभ थे, लोग, गरीबी, ग्रह, शांति और हिस्सेदारी, ठीक है। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, ये अपना इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल था अपना कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है, ठीक है, सही कथनों की। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पृथ्वी वायुमंडल तंत्र की एल्बिडो में बादल एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है आवक सौर विकिरण में से पृथ्वी तल की तुलना में वायुमंडल अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। फिर अगला था कि 30 डिग्री उत्तर से आर्कटिक वृत्त तक की अक्षांशीय पेटी में आने वाली जो सौर विकिरण है वो निर्गामी पार्थिव विकिरण से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर है कि अक्षांशीय उष्मा स्थानांतर में वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय परिसंचरण से प्रबल होता है। अब इसमें अपने को सही कथन देखने हैं, ठीक है। यूजीसी ने तो इसमें माना है साथियों केवल ए और डी को। अब अपन चारों ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। अब ए कैसे सही है कि पृथ्वी वायुमंडल तंत्र की एल्बिडो में बादल बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बादल ऊपर ही सूर्य किरणों को परावर्तित कर देते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देते, वही तो एल्बिडो होती है जो लगभग 35%, ठीक है। तो बादल एक प्रमुख भूमिका निभाते ही हैं एल्बिडो में, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आवक सौर विकिरण में पृथ्वी तल की तुलना में वायुमंडल अधिक मात्रा में, नहीं भैया, वायुमंडल तो मात्र 14 करता है। उसके बाद सारी की सारी पृथ्वी तल पे आती है, तो पृथ्वी ज्यादा करती है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। 30 डिग्री उत्तर से आर्कटिक वृत्त तक की अक्षांशीय पेटी में आवक सौर विकिरण निर्गामी पार्थिव विकिरण से ज्यादा होता है, नहीं होता, क्योंकि 30 डिग्री उत्तर से ऊपर है वो आने वाली सूर्य किरणें हैं, उनसे ज्यादा जो पार्थिव विकिरणें रिलीज होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तभी तो वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ जमती है, ठीक है। तो क्योंकि पार्थिव विकिरणों का नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि अक्षांशीय उष्मा स्थानांतरण में वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय परिसंचरण से प्रबल होता है, सही बात है,
वायुमंडलीय परिसंचरण ही सबसे मजबूत होता है बजाय महासागरीय परिसंचरण के। तो ये सही हो जाएगा, ए और डी सही बताए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है 2021-22 के दौरान भारत के आयातों में निम्नलिखित में से वस्तु समूह का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक था। अब इसमें राइट आंसर जो यूजीसी ने माना है वो इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं, और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 2021-22 के दौरान क्या है, इलेक्ट्रिक वस्तुओं का ही सबसे ज्यादा आयात यानी अपन ने खरीदी है। और इलेक्ट्रिक में भी कौन कौन सी चीजें जो अपन हाथ में लिए बैठे हैं, एक तो हो गया मोबाइल, क्योंकि आजकल सबको आईफोन चाहिए, आईफोन इंडिया में बनता नहीं है। ठीक है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, और कुछ इलेक्ट्रिक सामान हो गए। इनकी क्या है, आयात अपन ने खरीदा सबसे ज्यादा है बजाय इनके खाद्य तेल रसायन। हालांकि इनका भी अपन ने आयात किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वस्तुओं का है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था अगर पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। यह था 61 सवाल। भारत के निम्नलिखित वनावरण प्रकारों को उनकी क्षेत्रीय विस्तार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं नीचे। तो इसमें जो सही माना है वो BCDA ये सही माना है। दो नंबर ऑप्शन सही माना है इसका। तो इसको देख भी लेते हैं थोड़ा सा। देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो सबसे ज्यादा है। शुष्क पर्णपाती ये लगभग 30% के आसपास है। उसके बाद बात करूं तो सी उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है वो है 9.6 के आसपास लगभग। और उसके बाद अगर मैं बात करूं डी उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है वो 8.9 के आसपास है, और ये है 7.2 के आसपास। ठीक है, लगभग में है आंकड़ा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहले बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, उसके बाद डी और फिर ए। इसका मतलब ये राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला 62 नंबर कि भूगोल में व्यवहारवादी आंदोलन से संबंध नहीं था। बहुत शानदार सवाल है। अगर थॉट में आप थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हो भौगोलिक चिंतन में तो आपके लिए ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, हार्वे जो है वो व्यवहारवादी भूगोल से नहीं है, ये क्या है मार्क्सवादी चिंतन से थे साथियों। मार्क्सवादी चिंतन में जो भूगोल में विचारधाराएं स्थापित हुई वो क्रिटिकल क्रांति के दौरान हुई थी। क्रिटिकल जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर अगर अपन बात करें तो एक तो थी क्रांतिकारी भूगोल, ठीक है, और दूसरी थी कल्याणपरक भूगोल, और एक थी मानवतावादी भूगोल, और एक थी नारीवादी भूगोल। ये क्रिटिकल क्रांति के बाद है, मानी 1970 के बाद के जो ये विचारधाराएं स्थापित हुई थी। ठीक है, ये मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित विचारधाराएं थी, और हार्वे डेविड हार्वे वो है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित थे। इनकी एक बहुत शानदार किताब है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, जो 1973 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये जो तीन दे रखे हैं गोल्ड, वॉलपर्ट और प्रेडी, ये तीनों को तीनों साथियों व्यवहारवादी भूगोल से संबंधित है। अब जिसमें अगर अपन इनके अलग अलग पर्टिकुलर इनके अगर योगदान की बात करें तो गोल्ड थे जिन्होंने मेंटल मैप की संकल्पना दी थी व्यवहारवादी भूगोल में। वॉलपर्ट ने अगर आपको याद हो तो स्थानिक निर्णय लेने का एक मॉडल दिया था कि मनुष्य जो निर्णय कैसे लेता है, कि इनका मानना था कि कोई भी मनुष्य है वो केवल और केवल, आप कह रहे हो कि आर्थिक मनुष्य नहीं है कि वो अपने लाभ के लिए सारा काम करे, वो कुछ निर्णय अपने जो मानसिक जो इमेज बनती है ना उसके हिसाब से। जैसे एक अगर अपन बात करें साइमन का मॉडल है जो एक एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाते हैं कि एक खेत के अंदर एक किसान तो इसलिए खेती कर रहा है कि उसको फायदा लेना है, एक किसान है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए काम कर रहा है,
ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं होता हर मनुष्य आर्थिक मनुष्य ये मशीने के रूप में काम करता है, नहीं। तो ये स्थानिक निर्णय का था। परेड ने एक टेबल दी थी, मैट्रिक्स दी थी, आपको याद हो तो, व्यवहारिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अपन औद्योगिक भूगोल के मॉडलों में भी देखते हैं, एक व्यवहारिक मैट्रिक्स दी थी, ठीक है। उसके आधार पे अपन देखते हैं कि मनुष्य का निर्णय लेने की एक तो क्षमता, एक उसके पास सूचना का आधार यानी सूचना कितनी है, इसके आधार पे उन्होंने एक व्यवहारिक मैट्रिक्स बनाई थी। तो ये तीनों व्यवहारिक भूगोल से हो गए। हार्वे बचते हैं, हार्वे इससे संबंध नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना 63। भूमि सुधारों ने की समस्या नहीं सुलझाई। भूमि सुधारों ने किसकी समस्या को नहीं सुलझाया था? 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखना है इन 4 ऑप्शन में भी कौन सा सेट नहीं बैठता। तो पहला था कि मध्यवर्तियों की उपस्थिति, हाँ भैया जरूर खत्म किया था, बिचौलियों को तो खत्म ही किया था भूमि सुधारों ने, ये बात आपकी 1 नंबर सही है। उसके बाद बात करें भूमि का असमान वितरण, जरूर भैया इसको भी बहुत हद तक सुधार किया था। भूमि का बहुत असमान वितरण था कि जो रसूखदार थे उनके पास तो हजारों हजार बीघे जमीन थी, और कुछ जो काश्तकार थे उनके पास तो बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, तो इसलिए जो असमान वितरण था उसमें भी सुधार हुआ था। उसके बाद बात करें भूमि अभिलेखों का उन्नयन और अद्यतीकरण, ये भी हुआ था। जो भूमि अभिलेख थे, जो कागज थे जमीनों के, उनमें भी बहुत हद तक सुधार हुआ था, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। और बचता फिर एक है मानसून पर भारतीय कृषि की निर्भरता, इसमें तो क्या ही सुधार करेगा बेचारा, भूमि सुधार के नियम। तो ये 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है ना। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत आ रही। हर सवाल को अपन डिटेल से देख रहे हैं, हर एक ऑप्शन को खोलना, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस तरह से किसी ने आपको व्याख्या करवाई होगी इस नेट के पेपर की, हालांकि पहले तो हो रखी होगी खूब सारी। अब अगर अपन बात करें तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति प्रक्रिया से संबंध नहीं है, फिर नहीं का पूछा है, तो इसमें देख लेते हैं अपन। दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात की है तो भूमि और सागर के उष्मन और शीतलन, ये तो बहुत पहला, अगर बात करें प्रायोरिटी के साथ, तो पहली कंडीशन यही है कि भूमि और सागर का जो अलग अलग रूप से गर्म और ठंडा होना है, उससे क्या है जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा। ऊपरी वायु परिसंचरण भी प्रभावित करता है। अगर आपने कोटेश्वरम का मॉडल पढ़ा होगा दक्षिणी पश्चिम मानसून के लिए, जो पूर्वी जेट धारा की बात करते हैं, वो ऊपरी वायु संचरण का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी करता है। पश्चिमी विक्षोभ ये नहीं करता, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इससे बारिश होती है अपने सर्दी में, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका दक्षिणी पश्चिम मानसून से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है 3 नंबर सही हो जाएगा। इनसो का तो है ही, ठीक है। चलें अब आगे, अपन 64 तक आ चुके हैं ना। अब चलते हैं अगले 65 पे। सिक्सटी 65 नंबर जो सवाल है उसमें पूछा है कि तीव्र ढाल और त्वरित संचलन से संबद्ध अधिक सघन मौसमी घटनाओं की व्याख्या प्रदान करते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। अगर आपने वातागर को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये सवाल कहीं दिक्कत नहीं करने वाला, ठीक है। तीव्र ढाल, अब देखो साथियों क्या होता है कि डोलड्रम का त्वरित संचलन और तीव्र ढाल से कोई मतलब नहीं है। डोलड्रम पेटी का जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री के जो शांत पेटी वाला क्षेत्र है, तो पहले ये ऑप्शन काट ही दो। देखो कई बार सवाल को तरीके से हल करना होता है, ठीक है। फिर चीखता साटा, क्या मतलब है चीखते साटे से? हालांकि जरूर ये बहुत तेज हवाएं चलती है जो अपना दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर, क्योंकि वहां कोई बैरियर तो है नहीं, कॉन्टिनेंटल का कोई पार्ट है नहीं, तो ये हवाएं जो पछुआ पवने वो शानदार भयंकर रूप से चलती है, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास, ठीक है।
तो इसका इससे क्या मतलब हुआ, त्वरित संचलन और सघन मौसमी घटनाओं से। ठीक है, अब बचते हैं दो ऑप्शन, उष्ण और शीत वातागर। जरूर ये मौसमी घटनाएं, इनके सारे बारिश भी होती है, तेज बारिश भी आती है, फिर हल्की आती है, मौसम शांत भी होता है, ये घटनाएं वातागर के सारे अपने देखने को मिलती है। तो अब इसमें क्या है, दो ऑप्शन बचते हैं, दोनों ऑप्शनों में तीव्र ढाल और त्वरित संचलन पूछा है। अब क्या, अगर आपने वातागर को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर वातागर को बनते हुए अच्छे से देखा होगा, तो जो उष्ण वातागर होते हैं ना, उनकी ढाल मंद होती है। ठीक है, और जो शीत वातागर होते हैं उनकी ढाल खड़ी होती है। ठीक है, अगर बात करें इनके ढाल की, तो जो उष्ण वातागर होती है इनकी ढाल 1:100 से 1:200 के बीच होती है, और शीत वातागर की बात करें तो 1:50 से 1:100 के बीच ढाल होती है। ये इनकी ढाल होती है। तो इसमें क्या तीव्र ढाल का पूछा है, तीव्र ढाल शीत वातागर की होती है। ठीक है, बाकी मौसमी घटनाएं तो इनके सारे होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शीत वातागर सही हो जाएगा, यही यूजीसी ने माना है। अब चलते हैं अपन 66 सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि महासागरों में जल के ऊर्ध्वाधर संचलन का प्राथमिक कारण क्या है। प्राथमिक कारण पूछा है साथियों, तो ऑप्शन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर संचलन यानी ऊपर से नीचे की ओर जो संचलन है उसके बारे में पूछा है। वायुमंडलीय दाब, अब देखो वायुमंडलीय दाब जो पानी की सतह है ना महासागर की, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अंदर तक इसका कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, कोरियोलिस बल, कोई मतलब नहीं रह जाता इसका। उसके बाद आता है महासागरीय नीतल उच्चावच, उच्चावचों का क्या संबंध है पानी के ऊर्ध्वाधर संचलन से, वो तो अपनी जगह स्थिर है उच्चावच। उसके बाद बचता है घनत्व में अंतर, डेंसिटी में जो अंतर है ना, वो महासागरों में ऊर्ध्वाधर संचलन पैदा करता है जल के अंदर। ठीक है, और जो जल का जो घनत्व होता है ना, उसमें अंतर क्या होता है, तापमान और लवणता की वजह से आता है। ठीक है, अब जब ऊपर का भारी जल हो जाता है, डेंसिटी अधिक हो जाती है उसकी, फिर वो क्या है, भारी होने की वजह से नीचे बैठने लगता है, और नीचे का जल है वो ऊपर की ओर आने लगता है। इस तरह से ये संचलन चलता रहता है। ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं थर्मोहेलाइन परिसंचरण भी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, जल भारी होगा, नीचे की ओर बैठेगा, और नीचे का जल है वो हल्का होके ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट पे 67 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, सिक्सटी सेवन में सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है और मिलान करना है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का सवाल था, बहुत शानदार सवाल था, कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस होता है ना, उससे ये सवाल आया। देखो सूचकांक दिए गए, इधर उनके फॉर्मूले दिए गए। ठीक है, तो इसमें बीटा, पाई, गामा और थीटा दिए गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ठीक है, इसमें क्या है, बीटा और जो गामा है ना, वो तो है साथियों संयोजकता के माप। अगर आपने कांस की, मोद्य उनके अलग अलग माप देखे होंगे, तो पाई जो है वो है साथियों प्रसार का माप। ठीक है, ये एक अन्य माप है थीटा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जो बीटा क्या होता है, बीटा है वो होता है एज, होती है ना एज, मार्ग, मार्ग और जो नोड होते हैं केंद्र, उनका अनुपात है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं इसको, बीटा मार्गों की संख्या और केंद्रों की संख्या का अनुपात है। अब अगर अपन कोई नेटवर्क ग्राफ से इस फॉर्मूले से बीटा का मान निकालेंगे, अगर एक से कम आता है तो इसका मतलब उसमें कोई सर्किट नहीं है, अगर इसका मान एक आता है तो इसका मतलब इसमें एक सर्किट है, एक से ऊपर आता है तो एक से अधिक सर्किट है। ये मतलब अलग अलग बीटा के मान से ये चीजें का निर्धारण होता है। ठीक है, अब मार्गों की संख्या ई एज और बटा वी वर्टिक्स, तो इसमें ई बटा वी ये दे रखा, तो यहां मिल जाएगा ए में 3। अगर वैसे देखें तो दो ऑप्शन में ए में 3 और ए में 3, लेकिन अपन चारों ऑप्शन को खोल के देखेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, कहीं जल्दी नहीं है।
आराम से बहुत शानदार तरीके से अपन ये नेट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, और भविष्य में भी अपन आज तक के जो नेट के पेपर हो रखे हैं इनको धीरे धीरे आराम से सेशन के हिसाब से और ब्रांच के हिसाब से डिवाइड करके अपन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। और ये सबसे मतलब यूं कह सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीवाईक्यू को सॉल्यूशन के साथ हल करना, या आपके जो आगे नेट जेआरएफ के पेपर होंगे उनमें बहुत मतलब इसमें सहायक होंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगला देखते हैं। तो अगला है पाई। ठीक है, पाई क्या होता है? देखो साथियों, पाई क्या है? नेटवर्क की कुल दूरी और बटा डायमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर यूजीसी ने तो 2 नंबर आंसर सही माना है, ये वाला बी में 1। ठीक है, नेटवर्क की कुल दूरी बटा डी का मतलब डायामीटर, मतलब सी बटा डी, ये इसका पाई का हो जाएगा। फिर आता है गामा। ठीक है, गामा क्या होता है? वास्तविक जो वर्तमान मार्ग है और उसमें अधिकतम संभावित मार्ग कितने हो सकते हैं, ये होता है गामा। ठीक है, तो इसके अंदर होगा ये वाला एक्स, मतलब अभी जो मार्ग कितने हैं। ठीक है, और बटा होता है संभावित मार्ग कितने हो सकते हैं। ठीक है, इसका मान 0 से 1 के बीच आता है। ठीक है, तो ये हो गया गामा। उसके बाद बचता है थीटा। थीटा का ये टी बटा वी मतलब हो ही जाएगा। इसमें होता है मार्गों की कुल लंबाई बटा केंद्रों की संख्या। प्रत्येक केंद्र के हिसाब से कितने मार्ग की लंबाई, औसत लंबाई उसके हिस्से में आती है, ये होता है। ये जो थीटा होता है ना, थीटा, इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। थीटा में मार्गों की कुल लंबाई बटा केंद्रों की संख्या, ये चीजें क्या है? पकड़नी होती है। देखो इनमें रटने वाली चीज नहीं है। अब देखो केंद्रों की संख्या है तो मतलब वी वर्टिक्स होगा टी बटा वी। ठीक है, अब अपन ने यहां बात करी थी कि एज बीटा के अंदर मार्गों की संख्या बटा केंद्रों की संख्या, मतलब मार्गों की संख्या ई बटा वी, ई बटा वी, ये रहा। उसके बाद अपन ने बात करी थी गामा में। गामा में क्या था? गामा में ये था कि वर्तमान के अंदर मार्गों की संख्या, वर्तमान में जो संख्या है बटा संभावित, यानी कितने मार्ग और इन्हें नोड्स के बीच खींचे जा सकते हैं, संभावित मार्ग। अब क्या, चलो पूरा फॉर्मूला आपके याद नहीं है, क्यों करना है आपको याद? आप वर्तमान मार्ग है, इसका मतलब एज ई आएगा, नीचे वाला ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, तो ये रहा एज, इसके बट्टा में है ये तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इन चीजों को पकड़ो। अब मैं बात कर रहा था थीटा की। थीटा में क्या है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आती है ना, प्रति केंद्र के हिसाब से मार्ग की लंबाई ज्यादा आती है ना, तो इसका मतलब वो विकास में अभी भी कमजोर है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसका मार्ग जाल का जो नेटवर्क है अभी भी उसमें इतने ज्यादा सर्किट नहीं है। ठीक है, इनका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अभी अगर कभी अपन डिटेल से इस पे एक क्लास ही ले आएंगे। जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस है ना, उसके जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी संयोजकता के माप, प्रसार के माप, जो भी टेबल मैट्रिक्स वगैरह होती है, सब चीजों पे बढ़िया क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है। इसके अंदर फिर 2 नंबर सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जिसने भी 2 नंबर किए उनके सबका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 68। हालांकि पीछे कौन सा था, पिछला सवाल एक बार देख लेते हैं, कहीं सवाल कोई मिस ना हो जाए बीच में। ठीक है, ये 67 था। ठीक है, अब चलते हैं 68 पे। 68 को डिटेल से समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र सेल को आकार देने वाली और किसी समतल सतह को पूर्णतया आच्छादित करने वाली ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। ये सवाल थोड़ा सा हटके था। अगर किसी का जीआईएस रिमोट सेंसिंग में थोड़ा सा अच्छी पकड़ है तो उसका तो सही होगा, स्वाभाविक है। ये कुछ टर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर जो यूजीसी ने माना है वो टेस्लेंस माना है, और ये सही भी है। इसको अपने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि इसमें बफरिंग, बफरिंग क्या होता है? बफरिंग जो बिंदु, रेखा, बहुभुज होते हैं उनके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, बिंदु जैसे ये रेखा, ये जैसे कोई बहुभुज हो गया, इनके जो चारों ओर का क्षेत्र होता है ना,
बफर जोन होता है, वो होती है बफरिंग। और इन्होंने क्या पूछा है, राष्ट्र सेल को आकार देने वाली किसी समतल सतह को पूर्णतया ढकने वाली, ठीक है, वो होती है टेस लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद डिजिटल रेखा आरेख, ठीक है, डीएलजी के बारे में आपने सुना ही होगा, डिजिटल रेखा, उसमें वो बिंदु बहुभुज और रेखा वाला तात्विक बिंदु, ठीक है। इसमें क्या है, टेस लेंस सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, 69 पे। 69 नंबर है, लैंडसेट का निम्नलिखित में से कौन सा स्पेक्ट्रल बैंड सामान्यतः वर्ण रंग समिश्र के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, समिश्र के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग बैंड दिए गए हैं। ये भी थोड़ा कठिन सवाल था, अंदर से आया है बैंड का, तो कई बार कि अगर नेगेटिव हो तो ऐसे सवालों को छेड़ना भी उचित नहीं है, लेकिन अपन इसमें नेगेटिव है नहीं तो करना ही करना है। इसमें जो सही माना है बैंड 5, इसको सही माना है। अब थोड़ा सा इनको अलग अलग सारे बैंड को देख लें। बैंड 4 होता है, वो लाल बैंड होता है, इसको शामिल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बैंड जो 6 होता है वो होता है थर्मल बैंड, और 7 होता है वो मिड इंफ्रारेड, और ये होता है नियर इंफ्रारेड 5 वाला, ये वो नियर इंफ्रारेड, इसको क्या अपन इसमें शामिल नहीं करते, इंफ्रारेड, ठीक है। ये थर्मल वाला हो गया और ये मिड हो गया, ठीक है, मिड इंफ्रारेड हो। ये नियर इंफ्रारेड वाला बैंड जो 5 है, इसको अपन इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलें अगले सवाल पे, 69, ठीक है, 70 पे, 70 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार का निर्धारक नहीं है, ठीक है। यानी मतदान का निर्धारक है वो कौन सा, इसमें ऑप्शन नहीं है देखने। उम्मीदवार की जाति, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है यार, जाति धर्म पे ही पूरी की पूरी राजनीति चल रही है। उम्मीदवार की आयु, ये जो है ये मतदान व्यवहार का हिस्सा नहीं है, ये अपनी जो मतदान डालने का अपना जो अधिकार है ना, वोटर आईडी बनने के लिए ये निर्धारक तत्व है, क्योंकि इसमें अपने को 18 वर्ष से उम्र होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चमत्कारी नेता, ओ हो, इसकी तो बात ही मत करो, नेता तो रोज आ रहे हैं बड़े बड़े चमत्कार के साथ, ठीक है। उम्मीदवार का दल, दल तो फिर होना ही है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई किसी दल से है, ठीक है। तो ये चीजें तो प्रभावित करनी है। जैसे अपने गांव में नहीं सुना कि नहीं नहीं भाई हम तो 60 साल से कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस कोई वोट देंगे, ठीक है। अब जैसे कोई चमत्कारी नेता, कई बोलते हैं अपने गांव देहात में कि नहीं नहीं वो फला नेता है, उस जैसा तो कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ, हम तो उसको ही देंगे। हालांकि उनके साथ डायरेक्ट जुड़ाव हो या ना हो, डायरेक्ट जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये कुछ प्रभावशाली नेता होते हैं, वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, ठीक है। जाति फैक्टर तो बहुत है, जाति फैक्टर क्यों नहीं होगा, जब ये बड़े बड़े जो संगठन है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, यही जाति देख के ही टिकट का निर्धारण करती है। फिर जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जिस जाति का डोमिनेंट है, वहां उस जाति का ही नेता को टिकट दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये उम्मीदवार की आयु है, ये हो जाएगा मतदान का व्यवहार से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल को नामांकित करता है, यानी सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल पूछा है। सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल क्या होता है, दो जो सांस्कृतिक मंडलों के बीच, दो सांस्कृतिक मंडलों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सीमांत। अब इसमें देखना है साथियों, ये पाश्चात्य परिमंडल, ये तो सीमांत कैसे हुआ, इसमें यूरोप वाला और अमेरिका वाला भाग आ जाएगा। अमेरिका कौन सा, यूएसए वाला पार्ट, उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा, ये पाश्चात्य परिमंडल है। उसके बाद बात करूं इस्लामिक सांस्कृतिक मंडल, इस्लामिक में जो पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट अगर बात करें उत्तरी अफ्रीका का भी आ जाता है, ठीक है। इंडिक सांस्कृतिक मंडल, ये अपने वाला
भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। इसके बाद बचता है मेसो अफ्रीकन परिमंडल। ये होगा सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल। क्यों होगा? मेसो अफ्रीकन जो है ना साथियों, ये इसमें क्या है, अफ्रीका वाले कुछ देश जैसे मोरक्को, ये वाले जो देश है लीबिया वगैरह, ये देश अफ्रीकन मेसो के अंदर है। जो मिड अमेरिका, मध्य अमेरिका वाला पार्ट है ना, जिसमें ये ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये देश क्या है, बीच में फंसे हुए हैं सांस्कृतिक मंडलों के। अगर कहीं देखा होगा, इनमें दोनों तरफ के जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनका प्रभाव होता है। इनका जो पर्टिकुलर खुद की कोई स्पेशल पहचान नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो इसलिए ये सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल में आ जाते हैं ये क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें 71 72 से। सेवेंटी टू है कि आयन मंडल की परत केनली हेविसाइड, केनली हेविसाइड के नाम से कौन सी जानी जाती है? देखो डी, ई, एफ, तीन परतें, इनको अलग अलग अपन देखें तो डी नीचे नीचे होती है आयन मंडल में, फिर ई और फिर एफ, यूं परतें हैं आयन मंडल के अंदर। आयन मंडल 80 किलोमीटर से जो ऊपर का भाग है, जैसे कोई किताबों में 480, किसी में 500 बता दिया जाता है। ठीक है, तो जो डी परत होती है, निम्न आवर्ती वाली जो दीर्घ तरंगे होती है ना, उनको परावर्तित करती है। ठीक है, अब कैसे इस चीज का आइडिया लगेगा, थोड़ा सा मैं आपको पहले इनका डिटेल से बता ही देता हूं। ई इमेज, इसमें जो मध्य आवर्ती वाली, बीच की आवर्ती वाली, और इसमें होती है दीर्घ आवर्ती। दीर्घ आवर्ती। ठीक है, अब देखो, आवर्ती निम्न होने का मतलब तरंग लंबी है। ठीक है, आवर्ती ज्यादा होने का मतलब तरंग छोटी है, आवर्ती ज्यादा है। अब क्या है कि अपन ने जैसे कई बार देखा होगा 95 एफएम, ये कुछ रेडियोज होते हैं। ठीक है, इनका जो प्रसारण कितने क्षेत्र तक करना है, अगर कम क्षेत्र तक करना है तो आप इस डी परत तक भेजो और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एक लिमिटेड क्षेत्र को कवर करेगी। अब अगर उससे बड़ा प्रसारण देना है अपने को, कई देशों में देना है प्रसारण, तो आप एफ पर तक प्रसारण करो, वहां तक भेजो किरणों को, और वहां से जो होगा वो एरिया ज्यादा कवर होगा। ठीक है, इस तरह से होता है आयन मंडल के अंदर। अब जो ई परत होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं केनली हेविसाइड। ठीक है, ई परत को केनली हेविसाइड, और जो एफ होती है इसको बोलते हैं अपलिटन परत। इनके अलग अलग ये नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। थोड़ी सी ये भी चीज ध्यान रखना जो मैंने बताई, क्योंकि डी से निम्न आवर्ती वाली और एफ से ऊपर दीर्घ आवर्ती वाली किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, धरातल पर सड़क की चौड़ाई 60 फीट जबकि वायु चित्र में 2 इंच है, तो वायु चित्र की मापनी बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे जी, लो अभी देखो, वायु चित्र और उसका जो एग्जैक्ट भाग है जिसकी फोटो ली गई है, उन दोनों के जो मापनी है उसके आधार पे अपने को ये निरूपक भिन्न में बताना है। ठीक है, तो 2 इंच है वायु चित्र की, और जो वास्तविक में कितना है, 60 फीट एरिया है। ठीक है, तो फीट को पहले इंच में कन्वर्ट कर लो, 2 इंच बराबर 12 छिका 72, 720 फीट हो गया। अब क्या है, निरूपक भिन्न के अंदर अंश को एक में रखना होता है, तो यहाँ एक करना होगा, एक करेंगे तो 1 इंच बराबर 720 के बट्टे 2 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 360 इंच हो गया। अब दोनों इंच में हो गए तो यहाँ 1:360 भी तो लिख सकते हैं, 1:360 सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। ठीक है, चलें 73 के बाद 74 पे।
74 नंबर सवाल था, एक मानक पर्वतीय ढाल के 4 विभिन्न तत्वों को कटक से घाटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कटक से ऊपरी हिस्से से नीचे घाटी तक इनका क्रम बताना है। तो देखो साथियों, वुड और किंग ने ढाल के 4 तत्व बताए थे आदर्श, ठीक है। ये चारों तत्व यहां दे रखे हैं, कौन थे? वुड व किंग, महोदय, इन्होंने बताए थे। जरूरी नहीं, इन्होंने ये भी कहा था जरूरी नहीं कोई ढाल के अंदर ये चारों तत्व मौजूद हो, लेकिन इन 4 तत्वों का क्रम बताना है अपने को। सबसे ऊपर वाला भाग होता है उत्तल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है मुक्त पृष्ठ, यानी स्कार्प वाला भाग, एकदम खड़ा भाग, ठीक है, जिसको नगन ढाल भी कहते हैं, क्योंकि उस पर कोई डेब्रिज वगैरह रुकती है नहीं। उसके बाद आ जाता है सरल रेखी ढाल, मलबा वाली ढाल, ठीक है, मलबा ढाल जिसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है अवतल ढाल। ये क्रम हो गया जी, ठीक है, ऊपर से। तो इसमें CADB, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। 2 नंबर, 2 ही बताया होगा यूजीसी ने भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 75, अस्तित्व में आने वाला अगला हवाई द्वीप जिसका नामकरण लोही हो चुका है, श्रृंखला के छोर पर महासागर तल पर निर्मित हो रहा है। मतलब ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी सवाल है। हवाई द्वीप के अंदर क्या है कि नई खोज की गई है। हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप, जैसे ये मान लो हवाई द्वीप है, ठीक है, इसका जो दक्षिण पूर्वी वाला भाग है, यहां इस साइड प्रशांत महासागर में एक द्वीप की खोज की गई है। कहा जा रहा है कि वो अभी महासागर तल से ऊपर उठता जा रहा है। ज्वालामुखी द्वीप है, वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, लाखों वर्षों बाद वो ऊपर आ जाएगा और इसी हवाई द्वीप का हिस्सा बन जाएगा। उसको नाम दिया गया लोही, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हवाई द्वीप के संदर्भ में ये कौन सी दिशा में है, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में है, ठीक है, लोही द्वीप, जो अभी अस्तित्व में बहुत टाइम बाद आएगा, लाखों वर्षों बाद आएगा, ठीक है। अभी तो इन्होंने देखा है कि महासागर के जो तल है ना अंदर, उसके अंदर से वो ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। 75 हो गया। 76 नंबर, में है, उन कथनों की पहचान करें जो सीमांत और सीमाओं के बारे में सही नहीं है। देखो यहां जो सही नहीं है उसको देखना है, ठीक है, सही नहीं है। पहला है कि सीमाएं द्विविमीय, सीमांत त्रिविमीय, सही बात है। सीमा क्या है? एक रेखा होती है। सीमांत क्या होते हैं? एक क्षेत्र होते हैं। ये 2D होती है, ये 3D होती है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीमाएं डी फैक्टो जबकि सीमांत डी ज्यूर है, ठीक। देखो इसमें क्या होता है कि डी फैक्टो और डी जो ज्यूर बोला है, डी फैक्टो होता है जिनका वास्तविकता में अस्तित्व हो, और डी ज्यूर होता है जिसको कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया हो, ठीक है। डी फैक्टो और डी ज्यूर, यहां मैं लिख ही देता हूं। डी फैक्टो ये तो हो गया वास्तविकता में अस्तित्व, और जो डी ज्यूर होता है वो तो होता है कानूनी रूप से स्वीकृत, ठीक है। इन शब्दों का ये अर्थ होता है, थोड़े शब्द भारी है, बाकी इनका अर्थ बहुत सामान्य है। अब ये दोनों कंडीशन, क्या ये दोनों कंडीशन सीमाएं और सीमांत के लिए अलग अलग होती है? नहीं, ये दोनों कंडीशन साथियों दोनों के लिए हो सकती है। सीमाएं भी वास्तविकता में अस्तित्व में आ सकती है और कानूनी रूप से स्वीकृत हो सकती है। सीमांत भी वास्तविकता में अस्तित्व में आ सकते हैं और कानूनी रूप से स्वीकृत हो सकते हैं। तो इनके लिए अपन पर्टिकुलर अलग अलग नहीं कह सकते, इसलिए ये कथन क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है सीमाएं राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। बात एकदम सही है। अब जैसे अपन बात करते हैं राज्य वगैरह की। राज्य वगैरह में क्या होता है कि अलग अलग जो जिले होते हैं या देश के अंदर जो अलग अलग राज्य होते हैं उनके अंदर सीमाएं होती है। उनका कोई वैसे कोई भौतिक अस्तित्व थोड़ी होता है। सीमाएं तो होती है,
कृत्रिम होती है, मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ये भी सही हो जाता है। उसके बाद है कि सीमांतों की एक निश्चित स्थिति होती है, इनकी सीमाएं बदली नहीं जा सकती। क्यों नहीं बदली जा सकती भैया? बदली जा सकती है। सीमांत तो अब रहे कहाँ है, खत्म ही हो गए, सिकुड़ गए। जैसे जैसे दो देशों के बीच कोई सीमांत थे, दोनों देशों में जनसंख्या वृद्धि हुई, मारामारी हुई खूब, तो लोग क्या खाली जगहों की ओर भागे, खाली जगहों में खूब उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। धीरे धीरे आज ऐसी कंडीशन आ गई कि वो एक पतली सी रेखा में आमने सामने खड़े हैं, और थोड़ी सी बात हो जाए, वाद विवाद हो जाए, लड़ाई पे आतुर हो जाते हैं। उसी का तो परिणाम है वर्ल्ड वार। अभी भी तो चलती रहती है खटपट, कहीं पाकिस्तान भारत की सीमा पर, कहीं चाइना इंडिया पे। तो सीमांत तो बचे ही कहाँ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसने पूछा सही नहीं है, तो बी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है, तो बी और डी एक नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको वहां जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन भूगोल में अब पूरी की पूरी धमाल मचा देंगे, शानदार तरीके से चीजें करवाएंगे। अब चलते हैं 77 सवाल पे। 77 जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कस्बों शहरों के प्रभाव क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी प्रभाव क्षेत्र देखना है तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे जो मानचित्र है वो प्रयोग में लेंगे। तो देखो इसमें साथियों वर्णमात्री दे रखा है, आइसोरिदमिक दे रखा है, कोरोक्रोमेटिक दे रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, पहले मैं इसको लेता हूं वर्णमात्री। अपन क्या है, रंगों की तीव्रता के आधार पे चीजों को दिखाते हैं, ठीक है, मात्रात्मक होता है ये। उसके बाद बात करूं आइसोरिदमिक। आइसोरिदमिक के अंदर क्या करते हैं अपन, समान मूल्य और समान घनत्व वाली रेखाओं को जोड़ के दिखाते हैं, समान मूल्य वाली रेखाओं। और कोरोक्रोमेटिक क्या होता है, ये गुणात्मक होता है, अलग अलग रंगों के द्वारा अपन चीजों को दिखाते हैं। जैसे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट को अलग अलग रंग से दिखा दिया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, प्रभाव क्षेत्र। अब इनमें कोई तुम्हें लग रहा है कि कोई प्रभाव क्षेत्र बताएगा? प्रभाव क्षेत्र इन फलों दिखाना है, कोई भी शहर का जो प्रभाव एरिया है, कोई नगर का प्रभाव क्षेत्र है वो कितना है। तो देखो क्या होता है, फ्लो मैप होते हैं ना साथियों, उनमें मात्रा और दिशा। अब मैं यहां लिख ही देता हूं फ्लो मैप। फ्लो मैप में अपन क्या है, मात्रा और दिशा लेते हैं। उसमें क्या है कि अपन किस दिशा में कितनी मात्रा में फ्लो हो रहा है वो चीज देख लेते हैं, और उसी से अपन कोई शहर का पर्टिकुलर प्रभाव एरिया भी तो दिखा सकते हैं। अब जैसे ये कोई शहर है, ये इसकी चारों दिशाएं, अपन देखते हैं कि इसके जो प्रभाव से इधर क्या है, फ्लो ज्यादा हो रहा है, इधर एकदम ही कम हो रहा है, इधर थोड़ा यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये जो इधर जो फ्लो हो रहा है और इस दिशा में हो रहा है, ये दिशा और मात्रा का जो ज्ञान फ्लो मैप से होता है अपने को, तो इनसे अपने क्या है, सीमा निर्धारण हो जाएगी कि इधर यहां तक फ्लो है, इधर यहां तक है, तो ये इस नगर का क्या है, प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। तो यही पूछा है कि शहरों और कस्बों के प्रभाव क्षेत्र के लिए कौन सा मानचित्र प्रयोग में ले, तो एक नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपन 77 पर, 78 पे, सॉरी। अब जो 78 है, अगला सवाल है सेफर हार्टसोन वाद विवाद से। इसमें सही कथन देखने हैं, ठीक है, सही कथनों की पहचान करनी है, और बहुत शानदार डिबेट है ये। इसको अपन देख लेते हैं, इसके चारों ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें जो यूजीसी ने माना है वो ए और सी को सही माना है, देख ही लेते हैं। हार्टसोन के लिए भूगोलवेता ने जो बनाया है वही भूगोल है, जबकि सेफर ने भूगोल क्या होना चाहिए कार्य किया। देखो उस टाइम जो 1940 से जो वाला दशक था, उस दशक में हार्टसोन की पूरी चर्चा थी। हार्टसोन पूरे पीछे के जो भूगोलवेता थे, जिसमें हैटनर का काम था, उन काम का ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में, क्योंकि उन्होंने जर्मन भाषाओं में किताबें लिखी थी, तो उसके आधार पे वो क्षेत्रीय विभेदीकरण का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है, उसके आधार पे वो भूगोल को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन उसी बीच सेप्र महोदय आते हैं, वो बताते हैं कि भूगोल ऐसे नहीं होना चाहिए, भूगोल थोड़ा विज्ञान के करीब होना चाहिए, उसमें भी साइंटिफिक नियमों का प्रयोग होना चाहिए जिससे अपन सामान्यीकरण कर सकें। तो यहाँ यही स्टेटमेंट दे रखा है। हार्टसोन तो जो पहले भूगोलवेताओं ने बनाया था उसी को लेके आगे बढ़ रहे थे,
जैसे उसमें हैटनर के विचार थे, इम्यूनुएल कांट के विचार थे, लेकिन शेपर कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह से होना चाहिए, तो ये सही हो जाता है। उसके बाद शेपर ने क्षेत्रीय विभेदन और हार्टसॉन ने अपवादवाद, नहीं ये गलत दे दिया, उल्टा दे दिया। शेपर तो अपवादवाद और क्षेत्रीय विभेदन हार्टसॉन, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। उसके बाद शेपर ने भूगोल में नियमों के निर्माण की वकालत की, सही है। सामान्य नियमों के तर्ज पे उन्होंने भूगोल को समझाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर हार्टसॉन से उनका विवाद था कि नहीं नहीं, आप भूगोल को इस तरह, नहीं तो क्या अपना अस्तित्व खो देंगे। अगर विज्ञान के साइंस के करीब नहीं लेके आए अपन भूगोल को, तो अपना अस्तित्व ही खो देंगे। ठीक है, तो नियमों के निर्माण की वकालत की थी। शेफर भूगोल में प्रत्यक्षवादी विधियों के अनुप्रयोग के विरुद्ध, अरे क्यों होंगे भैया, प्रत्यक्षवादी विधियां हैं, इनकी जो मेथोडोलॉजी है प्रत्यक्षवाद की, पॉजिटिविज्म की, वो यही तो है। साइंटिफिक नियम तो है, गणितीय फॉर्मूलों का प्रयोग करना, नियमों के अनुसार उनको चीजों को डिफाइन करना, तो प्रत्यक्षवाद का तो ये विधि तंत्र है पूरा का पूरा। तो विरुद्ध थे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें बचा ए और सी, ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 79। ये 4 योजनाएं दे रखी है साथियों, इनको क्रम में लगाना है। ठीक है, इसमें यूजीसी ने 79 में माना है बीडीएसी, बीडीएसी सही माना। अब अपन इनको अलग अलग देख लेते हैं। राष्ट्रीय सम विकास योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना बी पहले माना है, ये 2003-4 की है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मरुस्थल विकास कार्यक्रम 77-78 का है, और कमान क्षेत्र वाला है, कमान क्षेत्र वाला है 74-75 का, कमान क्षेत्र 1974-75। और उसके बाद जल संभर विकास वाला है 91 का। ठीक है, तो इसमें लगा लो क्रम में, बी 2003-4, फिर डी 91 वाली, फिर ए 78 वाली, फिर 74-75 वाली, ये इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको अब अगले सवाल को अगला देखते हैं। अगला सवाल है साथियों, भू आकृतियों तथा प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। ठीक है, सही कथन देखना है। पहला है, दक्षिणी अमेरिका के प्रबल ज्वालामुखी महासागर महाद्वीपीय अभिसरण से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका के। और इसमें क्या यूजीसी ने क्या माना है, यूजीसी ने इसमें ए और बी को सही माना है। ठीक है, तो अब पहला, दक्षिण अमेरिका के प्रबल ज्वालामुखी महासागर और महाद्वीपीय अभिसरण से है। ये नाजका वाली प्लेट किससे, दक्षिण अमेरिका प्लेट से टकरा रही है, नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। ये कौन सी है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, नाजका महासागरीय है, तो ये सही हो जाता है कथन। हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीप अभिसरण के कारण हुई है। ठीक है, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, यूरेशियन और इंडियन प्लेट, ये भी सही हो जाता है। हॉटस्पॉट हमेशा प्लेट सीमाओं के पर स्थित होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि हॉटस्पॉट हमेशा प्लेटों के बीच में, जैसे हवाई द्वीप इसका एक एग्जाम्पल है, हवाई द्वीप हॉटस्पॉट का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करूं, पृथ्वी का सतत चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक करोड में पिघली धातु के चलन के कारण होता है, नहीं नहीं नहीं, आंतरिक करोड पिघली अवस्था में नहीं है, उसके जो बाहर वाली बाहरी करोड है वो पिघली अवस्था में है। तो ये बाहरी करोड है वो पिघली अवस्था में, उसके कारण जो पृथ्वी का सतत चुंबकीय क्षेत्र है वो बना रहता है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, बचता कौन है, ए और बी। ठीक है, ये सही हो गए, कहीं दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 81, समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से। ये मैं आज से 2-3 दिन पहले ही हेरोडोटस महोदय को पढ़ा रहा था, जो अपनी वन डे वन स्कॉलर नाम से सीरीज चलती है साथियों। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हम शुरुआत से यूनानी विद्वानों से लेके पूरे विद्वानों को करवाएंगे, हर रोज एक क्लास रहती है लगभग। ठीक है, उसमें मैंने बता रहा था, ये सवाल तो रिपीटेड हर बार पूछा जाता है, तो इसका हेरोडोटस महोदय हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट बिना देरी के।
अगला सवाल है जलवायु वर्गीकरण से, कि जलवायु वर्गीकरण की प्रथम योजना में थॉर्नथवेट ने आधार का उपयोग नहीं किया, ठीक है, नहीं। तो इसके अंदर जो 1931 में दिया था एक, तो फिर उसको संशोधन किया था 1948 में थॉर्नथवेट मोदी ने, ठीक है। उसके अंदर वर्षण प्रभाविता को भी लिया था, वर्षण का मौसमी वितरण भी लिया था, तापीय दक्षता को भी लिया था, और इसके आधार पर आर्द्रता सूचकांक भी निकाला था उन्होंने अलग, तीनों को लिया था। ये क्या है, तापीय दक्षता ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण नहीं लिया था, तापीय दक्षता को तो लिया था, लेकिन ये जो आगे ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण जोड़ दिया ये गलत हो जाता है। तो इसमें ये हो जाएगा 1 नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकास के केंद्र परिधि मॉडल की विशेषता नहीं है? कोर फेरी फेरी मॉडल पूछा है, फ्रीडमैन महोदय का है, ठीक है, और इसमें पूछा है इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। संसाधनों और विकास का असमान वितरण, उपांत क्षेत्र में वृद्धि पहले दृष्टिगोचर होती है, अंत क्षेत्र के मानवीय और भौतिक लाभ कतिपय क्षेत्र अन्य की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं। इसमें क्या है, जो विशेषता नहीं है वो पूछी है। ये भी है, उपांत क्षेत्र पहले वृद्धि कैसे करेंगे? देखो पहले एक केंद्र होता है वो डेवलप होता है, विकास होता है, तो पहले उसका विकास होता है, तब जो उपांत क्षेत्र के पूरे संसाधन जो भी चीजें होती है, जो भी जो मानवीय मतलब संसाधन है सबको खींच लाता है। बीच वाला केंद्र एक चुंबक की तरह काम करता है। फिर वो क्या है, पूरा का पूरा सेंटर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि बाहर उपांत का क्षेत्र है वो वृद्धि करने लगता है। तो इसमें ये विशेषता नहीं होगी, ये सही, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य तप के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। पहचान करनी है, 4 कथन दे दिए। पहला कथन क्या है, ग्रीष्म काल में जम्मू में चेन्नई की तुलना में दिन की अवधि अधिक लंबी होती है। 84 में यूजीसी ने माना है, 84 में केवल ACD सही कथनों को, ACD इसको सही माना है 2 नंबर को, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो ग्रीष्म काल में जम्मू में चेन्नई की तुलना में दिन की अवधि लंबी होती है। देखो ग्रीष्म काल में सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण होगा तो दिन की जो लंबाई है जम्मू में ज्यादा होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर बात आती है कि एक साल में वाराणसी पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होती है। नहीं 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 नहीं, वाराणसी है जो लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, यहां तक तो एक बार भी नहीं पहुंचती सूर्य की किरणें सीधी, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर आता है हिमालय के दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्य ताप, सही बात है, दक्षिणी ढाल ज्यादा प्राप्त करते हैं। फिर अगला है कि कुल सूर्य तप में दृश्य तरंग वेवलेंथ का हिस्सा पराबैंगनी वेवलेंथ के हिस्से से अधिक होता है। अब देखो यहां एक थोड़ी सी दिक्कत है, कुल सूर्य तप में पूछा है। अगर बात कुल सूर्य तप में बात आए तो जो पराबैंगनी वेवलेंथ है उनका हिस्सा कम है, ठीक है, दृश्य से। अगर पूछ ले बिना सूर्य तप के, तो अगर प्रदेश की बात कर ले कि दृश्य वेवलेंथ का प्रदेश है और इधर पराबैंगनी वेवलेंथ का प्रदेश है, तो प्रदेश तो पराबैंगनी का बड़ा है, क्योंकि ये 0.03 से 0.4 माइक्रोमीटर तक है, और ये जो है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक है दृश्य वाला। तो यहां पे 3 माइक्रोमीटर, और यहां पे देख लो प्रदेश तो ये बड़ा है पराबैंगनी वाला, लेकिन क्या है कि पराबैंगनी का बहुत हद तक जो हिस्सा है वो ओजोन अवशोषण कर लेती है। ये जो अपना क्या है सूर्य तप में काम नहीं आता, सूर्य तप में दृश्य तरंगे ही का बड़ा भाग काम में आता है, इसलिए ये भी सही हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन 85 सवाल। 85 है 1995 में बेसेल समझौते को औद्योगिकीकृत से विकासशील देशों में संशोधित किया गया था। देखो इसके अंदर किसी भी जोखिमकारी अपशिष्ट के निर्यात को प्रतिबंध करने के लिए इसके लिए इसका संशोधन किया गया था बेसेल समझौते को। बेसेल समझौता 22 मार्च 1989 को 22 मार्च 1989 को ये समझौता हुआ था। 1992 के अंदर इसने काम प्रभाव मतलब आया, काम करना शुरू किया।
और ये जो बेसल है ये स्विट्जरलैंड में है, वहां पे ये समझौता हुआ था। अब जो इसका मुख्य काम था वो था जोखिमकारी अपशिष्ट है ना, उनका निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए। अब देखो इसके पीछे की भी कहानी है। उस टाइम जो डेवलप्ड कंट्री थे ना, जो विकसित राष्ट्र थे, वो क्या करते, ये जो मतलब इलेक्ट्रिक सामानों का ये जो अपशिष्ट होता था ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनमें रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं। ये क्या करते थे, खुद के देश का है ना, डेवलप वाले विकसित राष्ट्र दबाव बना के या पैसों के लालच में किसी गरीब राष्ट्रों को वहां बेच देते थे और या वहां पे डंप करवाते थे इसको। तो नुकसान होगा तो भविष्य में उनके होगा। इसीलिए ये बेसल समझौता किया गया था कि जो जोखिमकारी अपशिष्ट है उनका निर्यात नहीं कर सकते आप, अपने खुद के देश में इनको डंप करो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। 85 आ गया, 86 देख लेते हैं। 86 था, भारतीय विद्वानों को जन्म के आधार पे उनको कालक्रम में लिखना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्यभट्ट 476 ईस्वी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं वरायमिर 505 ईस्वी, और ये हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त हो गए 598 ईस्वी, और जो वरायमिर होंगे, वरायमिर तो आ ही गए। उसके बाद बचते हैं भास्कराचार्य जो हो गए 1114 ईस्वी। ठीक है, ये इनका कालक्रम होगा। तो पहले आ जाएंगे कौन से, आर्यभट्ट, फिर वरायमिर, बी सी डी ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इन्होंने क्या पूछा, जन्म के आधार पर CBD। अच्छा, आर्यभट्ट इसमें यहाँ है, तो ये CBDA हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आर्यभट्ट, फिर वरायमिर, फिर डी ब्रह्मगुप्त, और फिर भास्कराचार्य। ठीक है, अब इनके साथ साथ में थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और वरायमिर ने व्रत संहिता लिखी थी, और आर्यभट्ट तो खुद के नाम पे आर्यभट्टिम बोलते हैं उसको, वो किताब लिखी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलते हैं आगे। अगला 87, एक ठंडी महासागरीय धारा पूछी है। बहुत आसान सवाल था, आपने कर लिया होगा। लेब्राडोर की धारा ठंडी है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट के सारे बहती है, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बिना देरी के, क्योंकि सेशन लंबा होता जा रहा है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, GLFO यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहाँ होगा, इन क्षेत्रों में तो सिक्किम में ही हो सकता है। ये लैंडस्लाइड भैया पश्चिमी घाट अभी पिछले ही दिनों केरल के वायनाड के अंदर हुआ था, आपने अगर खबरों में सुना होगा तो। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उड़ीसा में आते हैं भैया। भूकंप 2001 के अंदर आया था 26 जनवरी को कच्छ में, मिलान कर लो। इसके हिसाब से हो जाएगा 3 नंबर से। 3 नंबर में क्या, A में 3, B में 4, A में 3, GLFO सिक्किम, B में 4, लैंडस्लाइड पश्चिमी घाट वायनाड केरल में भी आया था, C 1, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उड़ीसा, भूकंप 26 जनवरी 2001 कच्छ में आया था। ठीक है, बिना देरी के आगे चलते हैं। 88 हो गया, 89। एटी नाइन था कि लॉस के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान करनी है। इसमें क्या माना था, यूजीसी ने केवल A और D को गलत माना है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है ना, गलत A और D को माना है। अब देख लेते हैं अलग अलग ऑप्शन को। पहला था कि ये अधिवासियों के विरल वितरण के साथ केंद्रीय स्थानों के वितरण के लिए उपयुक्त है। नहीं भैया, विरल वितरण नहीं, सघन जनसंख्या वाले अधिवासियों के लिए था, क्योंकि सघन जनसंख्या होगी तभी तो क्या है, सेवाएं और जो बाजार होगा वो अलग अलग सेवा दे पाएगा। जनसंख्या अधिक होगी तभी तो विरल
वितरण का नहीं कहा था, सघन जनसंख्या का कहा था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन को समझाने के लिए उपयुक्त है। सही बात है, ये गलत हो जाएगा, गलत कथन, यही तो करने चुनाव गलत कथन का। यह अधिक संख्या में के कारक मानों और पदानुक्रमों के सह अस्तित्व को मानता है। राइट बात है, कहीं दिक्कत नहीं है। के मान, के का जो मान होता है, क्रिस्टल में होते के को स्थिर मानते हैं, लेकिन लॉस वाला के है वो स्थिर नहीं है। ठीक है, स्थिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करूं, यह सिद्धांत द्वितीयक क्रियाओं की अपेक्षा तृतीयक क्रियाओं को ना सेकेंडरी, अरे तो उद्योग होंगे, उद्योग लगेंगे, वो सेकेंडरी क्रिया का भाग तो है। तो सेकेंडरी और तृतीयक दोनों कामों की बात की थी, केवल एक की नहीं की थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और डी दोनों गलत हैं इसके अंदर, तो ये ए और डी दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए आगे, अगला सवाल है कि भूगोल का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानव भूगोल के चरम मार्क्सवादी उन्मुखीकरण के भाग के रूप में उद्भूत हुआ। ठीक है, मार्क्सवादी का मैंने पहले जिक्र किया था, क्रिटिकल रिवोल्यूशन के 4 भाग थे, क्रांतिकारी, मानवतावादी, नारीवादी और कल्याणपरक। उन चारों में कौन सा है? नारीवादी दे रखा है। व्यवहारवादी अलग है, प्रत्यक्षवाद अलग है। पॉजिटिविज्म, मात्रात्मक क्रांति, इसी का आधार है प्रत्यक्षवाद का, है। और व्यवहारवादी, तो इसमें क्या हुआ? नारीवादी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, पहले अपन इस पे पूरी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल 91 में स्पेक्ट्रल विभेदन दे रखा है और बैंड की उपयोगिता दे रखी है। इसके आधार पे अपने को इसमें माना है 91 में दो नंबर सही माना है। ठीक है, ये वाला ए में 1 और बी में 2। ठीक है, 0.841 से लेकर 0.876 तक का जो ये पर्णक क्षेत्र, ये वनस्पति के मानचित्रण के लिए है। ठीक है, और वनस्पति में इसके अंदर क्या हो जाता है? लीफ एरिया इंडेक्स भी हो जाता है। नियर इंफ्रारेड है ये नियर इंफ्रारेड। उसके बाद 0.915 से 0.965 का वायुमंडलीय जलवाष्प की मात्रा को देखने के लिए उपयोग में होता है। 1.360 से 1.396 पक्षाभ मेघों की पहचान करने के लिए उपयोग में आता है। उसके बाद बात करें तो 13.185 13.485 जो मेघ शीर्ष 49, जिसको क्या बोलते हैं? क्लाउड टॉप एल्टीट्यूड, इसके लिए थर्मल इंफ्रारेड होता है ये। ठीक है, हालांकि ये थोड़े सवाल डिफिकल्ट सवाल है, इतना आसानी से होने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रल विभेदन इस तरह से कोई बच्चा याद भी नहीं करता है और याद रहते भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं है, 1-5-7 सवाल होते हैं ऐसे भी, अपन 100% नहीं कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें, अगला सवाल है 92, पैंग के भूदृश्य विकास मॉडल के आवस्थी जिंडे एंटी विकुलुंग चरण में पूछा गया है कि क्या होता है। ठीक है, देखो एंटी विकुलुंग जिसका अर्थ होता है विकास, क्योंकि जो डेविस ने बताया था वो क्या था? समय के आधार पर अवस्थाएं बताई थी, लेकिन इन्होंने समय काल को ना लेके विकास की अवस्थाएं बताई, जिनका नाम था, जो लास्ट थी वो आवस्थी जिंडे थी। पहली थी आपस्ती जिंडे, पहली क्या थी? आपस्ती जिंडे। दूसरी क्या थी? ग्लिक वार्मिंग। तीसरी क्या थी? आवस्थी जिंडे। अब तीनों इनको क्या है, जो तीनों जो एंटीविकुलुंग थी, इनके बारे में अलग अलग पूछा है। तो जो लास्ट वाली है उसके बारे में पूछा है, आवस्थी जिंडे। देखो इनमें अलग अलग अपन बात करें तो इसमें जो होता है बढ़ती दर से विकास होता है स्थल रूप का, इसमें समान दर से, और जो आवस्थी है इसमें घटती दर से। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा। तो पहला क्या? घाटी का निम्नीकरण क्या होगा? घाटी का निम्नीकरण तो बढ़ती दर वाले विकास में होगा घाटी, क्योंकि जो नदी का बहाव है वो इतना तेज एकदम के आवस्थी जिंडे तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में एकदम
निचली स्टेज आ जाती है। वहां क्या है कि अपर्दन तो नाम मात्र का रह जाता है, ठीक है, निक्षेपण ही होता है, तो घाटी का निम्नीकरण नहीं हो पाएगा। उत्थान की दर अपर्दन की दर से नहीं, नहीं, उत्थान तो पहली जो अवस्था है ना, पहली आपस्थित जिंडे यहां तक ही होता है, ठीक है, लास्ट तक। उसके बाद या फिर थोड़ा सा ग्लिक फार्मिंग में भी बराबर चलता है समान दर से, ठीक है। तीसरा है निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती है परंतु सापेक्ष घटती है, निरपेक्ष नहीं बढ़ेगी, निरपेक्ष जब घाटी का नवीनीकरण होगा तभी बढ़ेगी, इसलिए निरपेक्ष नहीं बढ़ती। चौथा है निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष दोनों घटती हैं लास्ट स्टेज में, तो ये सही हो जाएगा, दोनों घटती हैं। अगला सवाल देखें, अगला 93, द्वितीयक गतिविधियों में संलग्न कामगारों को कहा जाता है। अब कॉलर के हिसाब से पूछ लिया, तो देखो कॉलर की बात करें तो प्राथमिक को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर। द्वितीयक का ही तो पूछा है, द्वितीय को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर, नीली कॉलर कह दो, ठीक है। तो इसमें नीली कॉलर कामगार सही हो जाएगा, लेकिन ये भी तो देख लेते हैं अपन, पिंक यानी गुलाबी, ये तृतीयक के लिए हो जाएगा, सफेद चतुर्थक के लिए हो जाएगा, और जो नारंगी कलर क्या होता है, जो खतरनाक काम, मतलब खतरनाक काम होते हैं, जैसे परमाणु संयंत्र में काम कर रहे हैं कोई श्रमिक, या फिर कोई रेडियोधर्मी तत्व हो गए, उनके लिए काम कर रहे, खतरनाक कार्यों से जुड़े हुए कामगार होते हैं, खतरनाक कार्यों से जुड़े हुए, उनको क्या कहते हैं, उनको नारंगी कॉलर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले आगे 93 के बाद 94। 94 में है गहन पारिस्थितिक इकोलॉजी के बारे में सही कथनों को पहचानिए। डीप इकोलॉजी की बात की है साथियों। अगर आपने पढ़ा होगा, दो इकोलॉजी होती हैं, डीप और सेलो। डीप इकोलॉजी होती है, वो होती है प्रकृति केंद्रित, ठीक है, और जो सेलो इकोलॉजी होती है वो होती है मानव केंद्रित, ठीक है। इसमें पूछा है डीप के बारे में, डीप इकोलॉजी में सभी जीवित का आंतरिक मूल्य। देखो जीवित, थोड़ी सी हिंदी क्या गड़बड़ होती है इनकी, लेकिन आपने को इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें सही पूछा, जीवित का आंतरिक मूल्य, यानी हर जीव का मूल्य है, केवल मानव का नहीं है, ये डीप इकोलॉजी कहती है, जो प्रकृति केंद्रित है। ये क्या है, डीप इकोलॉजी जितना मानव को वेटेज देती है उतना और प्रकृति में दूसरे जीवों को देती है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव का मूल्य है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है धरती पर जीव रूपों की समृद्धि और विविधता को कम करने का अधिकार मनुष्य को। नहीं नहीं नहीं, डीप इकोलॉजी में ये कतई नहीं है, ये होता है सेलो में। सेलो में जरूर मानव केंद्रित कॉन्सेप्ट है, दृष्टिकोण है, इसमें कोई मानव का अधिकार नहीं है। प्रत्येक जीव को खुद का अपना अस्तित्व है, वो अपने खुद के हिसाब से जिएगा, मनुष्य का कोई, ये गलत हो जाएगा। गैर मानव जीवन रूपों का मूल्य संकीर्ण मानवीय उद्देश्यों की उपयोगिता से स्वतंत्र है, ठीक है। अगला था गैर मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए मानव जनसंख्या की बढ़ोतरी। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि गैर मानव जीवन रूपों का मूल्य संकीर्ण मानवीय उद्देश्यों के उपयोगिता, मानव से स्वतंत्र है, खुद का अस्तित्व है जीवों का, ठीक है, तो ये भी सही है। डी वाला क्या है, जनसंख्या की बढ़ोतरी नहीं चाहते। जो डीप इकोलॉजी दृष्टिकोण है इसमें कहते हैं कि जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी तो क्या करेंगे, प्रकृति का शोषण करेंगे, संसाधनों का दोहन करेंगे, तो वो नुकसान ही करेंगे जीवों को, इसलिए ये भी गलत हो जाए। इसमें ए और सी सही हो जाता है, इसका मतलब ये 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें 95, का फसल क्षेत्र भारत में उच्च वर्षण के क्षेत्र तक सीमित है। देखो उच्च वर्षण क्षेत्र तक सीमित नहीं है, नहीं पूछा है। कपास, रबड़, चाय, पटसन, देखो ये तीनों फसलें क्या है, ये उच्च वर्षण वाले क्षेत्रों में होती है। लेकिन कपास को आप देखो, कपास गुजरात, महाराष्ट्र, अपन बात करें यहाँ राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कहीं भी हो रही है कपास। कपास को कोई जरूरी नहीं है उच्च वर्षण का, जहाँ खूब पानी लग रहा है, सिंचित क्षेत्र है, वहां कपास का उत्पादन हो रहा है, तो इसमें कपास सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, क्या हो गया 95, 96 पे 96 है कि महासागरों के तापमान और लवणता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा थोड़ा शीतल है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 96 में पहले यूजीसी का देख लेते हैं क्या दिया है। यूजीसी ने केवल बी और सी को सही माना है, ठीक है, सही पूछा है, तो ये तो गलती हो जाएगा, पहले आपने चर्चा कर ही ली। अंटार्कटिक महासागर में तापमान का वार्षिक प्रवास प्रशांत महासागर से अधिक है, क्योंकि ये संकरा है थोड़ा सा। अंटार्कटिक है ना, थोड़ा संकरा है महासागर, और जो प्रशांत है वो थोड़ा खुला है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रवास ज्यादा है, ठीक है। खुले महासागरों में उच्चतम लवणता के क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्रों से संबंध है। सही बात है भाई, क्योंकि जो उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र है ना, वहाँ वाष्पीकरण भी खूब हो रहा है, ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, वाष्पीकरण हो रहा है, तो क्या है, लवणता वहाँ ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डी में, काला सागर की उच्च लवणता नदियों द्वारा लाई गई विशाल जलराशि के अंत। नहीं नहीं नहीं, लवणता कैसे होगी उच्च लवणता, इसमें तो डेन्यूब नदी वगैरह काला सागर में आती है, वो तो इसकी लवणता को कम करती है, ठीक है, क्योंकि नदियां जो पानी लाती है वो तो उसमें लवणता होती नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाए। इसमें बी और सी सही होगा, तो बी और सी ये सही है, सही कथन पूछे यहाँ पे, ठीक है। चले आगे। नाइन्टी सेवन, उन कथनों की पहचान करें जो भूगोल में द्वैतवाद के बारे में सत्य नहीं है। देखो सही नहीं है वो पूछे हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें तो यूजीसी ने माना है केवल ए डी को, केवल ए और डी को, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। सत्य नहीं है, नहीं देखना है, तो भूगोल को सामान्य और विशेष भूगोल में सर्वप्रथम हम्बोल्ट द्वारा विभाजित किया। नहीं नहीं नहीं, वारेनियस ने किया था भैया, वारेनियस ने सबसे पहले इसमें विभाजित किया था, तो ये गलत हो जाता है, और सत्य नहीं है वही पूछा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हेटनर ने दावा किया कि भूगोल प्रकृति में व्यवस्थित की बजाय क्षेत्रीयता परक है। हेटनर ने दावा किया कि भूगोल प्रकृति में व्यवस्थित की बजाय, सही बात है, ये क्षेत्रीय परक जो कॉन्सेप्ट है क्षेत्रीय विवेचन का, ये हेटनर से ही तो शुरू होता है। हेटनर एक किताब लिखते हैं, उसका बाद में जर्मन भाषा में उसका ही तो ट्रांसलेट हार्टसोन मोदे करते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है, और अपने को सही नहीं देखने हैं, ठीक है। हम्बोल्ट व्यवस्थित भूगोल के संस्थापक थे, जबकि रिटर प्रादेशिक भूगोल का पक्ष लिया था, ये भी सही है भाई। उसके बाद बात करें, रेड जेल जीवों की उत्पत्ति की बजाय जीवों की अंतर्निर्भरता की संकल्पना द्वारा अभिभूत थे, यह गलत है, क्योंकि जो अंतर्निर्भरता की संकल्पना अगर भूगोल में बात करें तो विडाल डी ब्लास है, वो इससे अभिभूत थे, ब्लास, ठीक है। ये रेड जेल से नहीं जुड़ी हुई संकल्पना, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब ए और डी दोनों गलत हैं, तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 97 के बाद आता है 98। 98 सूची और फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, ठीक है, कर देते हैं फिर मिलान, 1 मिनट का काम है, क्या दिक्कत है। फर्डिनेंड मैगलेन, मैगलेन क्या है, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति था भाइयों, और कहा जाता है कि स्पेन से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी और पूरी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। ये क्यों नहीं कर पाया कि फिलीपींस के पास जाके इसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद इसके जो चेले चपाटे थे, इसकी टीम में जो साथी थे, वो इसकी पूरी परिक्रमा करते हैं। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक टोलमी के टेरा इनकोग्निटा को अवस्थित किया। अब देखो टेरा इनकोग्निटा क्या था, टोलमी ने जो मानचित्र बनाया था उसमें हिंद महासागर के जो इधर वाला जो नीचे वाला क्षेत्र था वो उसके लिए अज्ञात भूमि थी, टोलमी के लिए क्या थी, अज्ञात भूमि। उस अज्ञात भूमि को टोलमी ने लिखा था टेरा इनकोग्निटा, ठीक है। टेरा इनकोग्निटा की बाद में खोज, अब वो टेरा इनकोग्निटा की खोज करने वाले कैप्टन कुक थे। कुक ने क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, और यही क्षेत्र था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो था टोलमी के लिए अज्ञात भूमि था, टेरा इनकोग्निटा था, तो इसके लिए ये हो जाएगा। गैलीलियो सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का विचार प्रमाणित किया था। वाल्ट सी मुलर था जो विश्व मानचित्र पर दोनों अमेरिकाओं का अलग अलग महाद्वीप के रूप में दर्शाया था, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। 1507 में वाल्ट सी मुलर ने जो मैप बनाया था 1507 में बनाया था, जिसका एक इन्होंने नाम भी दिया था यूनिवर्सल कोस्मोग्राफिया, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखें तो इस हिसाब से ए में 4, ए में 4 2 में दे रखा है, कैप्टन कुक 3, बी में 3 2 में दे रखा है, गैलीलियो 2, सी में 2, ये
1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? 99, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आधार के विस्तार के प्रबंधन के लिए प्रकृति के ऊपर मनुष्य की श्रेष्ठता और प्रभुत्व, प्राकृतिक संसाधनों के बेरोक टोक उपयोग और आर्थिक विकास में वृद्धि के आधार पर विश्व में हमारे स्थान की समझ से संबंधित है? देखो, ये तो पूरा का पूरी अगर वो बात को पढ़ें तो वो पूरा का पूरा मानव केंद्रित है। मानव केंद्रित विचार है, मनुष्य को श्रेष्ठ मान रहा है, तो इसमें मानव केंद्रित हो जाएगा राइट आंसर। कोई ज्यादा सोचने वाली है ही नहीं। जैव केंद्रित भी नहीं होगा, इकोलॉजी वाला भी नहीं होगा, भू केंद्रित भी नहीं होगा। ठीक है, मानव केंद्रित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो अब इस सेशन का अपना लास्ट सवाल है। तो इसके साथ अपने 50 सवाल हो जाएंगे और 50 अपन अगले सेशन में करेंगे। कोई भी आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप जरूर लिख दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। सवाल है, भारत में परिवहन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। ये 101, अच्छा 101 नंबर आ गया क्या? 100 नंबर सवाल देखना था अपने को। हाँ 100 वाला ही है। ठीक है, 100 तक ही करेंगे अभी अपन। तो ये सवाल है, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा और हो सकता है तो इसमें आप आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हो। अगर कोई अच्छा सोर्स मिल जाए तो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सोर्स के लिए। इसमें पूछा है साथियों कि किस तरह पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता रखता है, सबसे ज्यादा पूछा है। तो इन्होंने उत्तर क्या माना है? बोरियल 1 को माना है। लेकिन बोरियल 1 क्या होता है? वो जो ठंडे और शीत और शुष्क इलाकों में होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो नहीं होना चाहिए। मैंने इंटरनेट से कई सोर्स से सर्च करके देखा तो उसमें पता चलता है कि ये उष्ण कटिबंधीय सवाना में इससे ज्यादा औसत प्राथमिक उत्पादकता है शुद्ध, और इन्होंने बोरियल 1 माना है। तो इसमें आप एक बार थोड़ा सा इर्द गिर्द चेक करना। कई किताबें मैंने देखी है, उनमें क्या है, डायरेक्ट तो मिलता नहीं है। आर्द्र और शीतोष्ण वनों को दे रखा है एक साथ, उसमें 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष दिखा रखा है। इसका पर्टिकुलर मिलता नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि उष्ण कटिबंधीय सवाना भी देखने को मिलता है। तो इसमें आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर अच्छा सोर्स है तो इस पे आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर है 100 और जो क्वेश्चन की आईडी है वो है 3421238658। ठीक है, इससे संबंधित बाकी आपके पास कोई सोर्स हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे नंबर पे कहीं भी भेज दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, यहां तक अपन ने कर लिए 50 सवाल भूगोल के। टोटल 100 सवाल है, 50 सवाल अपन अब अगले सेशन में करेंगे। आज लास्ट तारीख है 13 तारीख इसकी आपत्ति दर्ज कराने की। तो जो भी साथी मेरी नजर में अभी तक 50 सवालों में ये एक सवाल आया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। तभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आभार। बाकी कोई भी डाउट है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो। ठीक है, बहुत बहुत आभार साथियों, धन्यवाद।